राधे राधे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का आपका मैथ के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपका एमसीक्यू होने वाला है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक होने वाला है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोगों को बोल रहा है नंबर 1 में प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है। इसमें से आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, या फिर वास्तविक संख्या, या फिर पूर्णांक, या फिर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या जो होता है उसको हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये होता है हम लोगों का परिमेय संख्या। जैसे अगर कोई बोले 2/3 तो 2/3 हम लोगों का परिमेय संख्या होगा। अगर माइनस में है तो भी हम लोगों का परिमेय संख्या होगा -3/4। अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तब भी हम लोगों का परिमेय संख्या होगा। और ये जो p बटा क्यू होता है वहाँ आपका q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर लिखा हुआ है 3/0 तो ये हम लोगों का परिमेय संख्या नहीं होगा। 3/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है ये आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो ये होता है हम लोगों का माइनस में भी होता है, जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, इस तरह से होता है। फिर प्लस में भी होता है आपका 2 3 4। ये जो होता है हम लोगों का ये होता है पूर्णांक। और पूर्ण संख्या होता है प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर दें। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर देंगे तो ये हो जाता है हम लोगों का होल नंबर, पूर्ण संख्या। और ये होता है हम लोगों का वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या दोनों का जो समुच्चय होता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो यहाँ हम लोग अगर देख रहे हैं तो 2 तो है वो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये जो -3/4 है ये आपका प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, पूर्णांक भी नहीं है, और पूर्ण संख्या भी नहीं है। तो इस टाइप का जो फ्रैक्शन का जो नंबर होता है वो होता है हम लोगों का वास्तविक संख्या। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 64 टू दी पावर 1/2। तो जिसके पावर 1/2 होता है इसका वैल्यू जो होता है, अगर a के पावर 1/2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि a का स्क्वायर रूट निकालना है। अगर 4 के पावर में 1/2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा कि 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ आपका 64 टू दी पावर 1/2 है, मतलब 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। और 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होगा हम लोगों का 8। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये जो 64 है इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। तो 64 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा हम लोगों का 2 से लगेगा 32 बार में, फिर 2 से लगेगा 16 बार में, फिर 2 से लगेगा 8 बार में, फिर 2 से लगेगा 4 बार में, और फिर आपका 2 से लग जाएगा 2 बार में। यानी 2 कितना बार आया, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और ये आया एक 6 बार, यानी 2 के पावर 6 हो जाएगा। और इसके पावर में 1/2 है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 के पावर 6 गुना हो जाएगा 1/2, फिर ये 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, यानी 2 के पावर 3 आएगा। और 2 के पावर 3 का वैल्यू होता है 2 गुना 2 गुना 2, जो कि हम लोगों का 8 आएगा। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कौन सी संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसमें से अपरिमेय बताना है। तो अपरिमेय उसको बोलते हैं जो आपका p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और जिसका जो स्क्वायर रूट में रहेगा और उसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब जो नंबर है ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये सबका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ जो लिखा हुआ है आपका √4, इसका वैल्यू निकल जाएगा 2। ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। ये जो लिखा हुआ है √9, इसका वैल्यू निकल जाएगा 3। ये भी हम लोगों का परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये जो लिखा हुआ है 0.25, इसका मतलब होगा कि 25 बाई ये डेसिमल हटेगा तो 100 हो जाएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ये भी हम लोगों का अपरिमेय संख्या नहीं है। ये जो √7 लिखा हुआ है इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही हम लोगों का अपरिमेय संख्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोल रहा है आपका 2 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 0 का मान क्या होगा। तो किसी के पावर अगर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ आपका 2 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 0 है, ये 2 टू दी पावर 0 प्लस का वैल्यू हो जाएगा 1, प्लस 3 टू दी पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1।
और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है आपका इसका घात बताना है। तो घात जो होता है वो पावर में जो सबसे ज़्यादा होता है वो उसका घात होता है। तो यहाँ देख रहे हैं तो ये आपका 3 है, ये आपका 2 है और यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो 1 है। यानी घात जो है इसका सबसे ज़्यादा पावर में 3 है तो इसका घात हो जाएगा 3, जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बोल रहा है आपका पी एक्स का वैल्यू दिए हुए एक्स माइनस थ्री, तो पी थ्री का वैल्यू बताना है। यानी पी एक्स जो है वो एक्स माइनस थ्री है, तो एक्स की जगह पर 3 पुट करेंगे तो यहाँ से 3 माइनस थ्री हो जाएगा और 3 माइनस थ्री हो जाएगा हम लोगों का 0, यानी पी थ्री का वैल्यू हो जाएगा 0, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कर दें वीडियो को, तथा चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसमें हम लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में पी एक्स का वैल्यू जो है वो आपका 2x प्लस 5 है। इसका जीरो बताना है यानी शून्यक बताना है। तो किसी का भी अगर शून्यक बताना हो, जिस भी समीकरण का शून्यक बताना हो उतना इक्वल 0 कर देना है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये आपका 5 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। और जब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का -5/2, यानी -5/2 हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है आपका द्विघात बहुपद है, इसका अधिकतम कितना घात हो सकता है। तो रैखिक बहुपद अगर रहेगा, रैखिक बहुपद का बात करेगा तो इसका घात जो होता है वो 1 होता है। द्विघात बहुपद रहेगा तो इसका घात 2 होता है और त्रिघात बहुपद रहेगा, त्रिघात बहुपद रहेगा तो इसका घात 3 होता है। तो यहाँ पर द्विघात का बात कर रहा है तो इसका 2 होगा। हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में बोल रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होगा, ये आपका वाई होता है और ये वाई डैश होता है। ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आपका यहाँ बोल रहा है एक बिंदु दिया हुआ है, ये किस चतुर्थांश में स्थित है ये बताना है। तो ये होता है हम लोगों का वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, ये होता है हम लोगों का एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। यहाँ पर होता है आपका 0, इधर जाएंगे तो होगा प्लस में 1 2, इधर आएंगे तो होगा माइनस में, इधर आएंगे तो होगा माइनस में, और ऊपर जाएंगे तो होगा हम लोगों का प्लस में। यानी ये जो होता है ये होता है हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है, यानी इसमें दोनों आपका प्लस होता है। सेकंड में देखेंगे तो एक्स जो होता है वो आपका माइनस होता है और वाई प्लस होता है, यानी सेकंड में माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है, यानी इसमें आपका दोनों माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो होता है वो प्लस होता है और वाई जो होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ हम लोगों को बोल रहा है बिंदु 3 और -4 है, यानी एक्स का साइन जो पहले होता है वो एक्स का होता है, एक्स का साइन प्लस है और वाई का साइन माइनस है। तो प्लस और माइनस किस में होता है, तो प्लस और माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आपका वाई अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा। वाई अक्ष पर बिंदु रखना है, तो ये हो गया हम लोगों का वाई अक्ष, ये हो गया हम लोगों का एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। ये हो गया हम लोगों का 0, ये होता है प्लस में 1 2, इधर होता है माइनस में -1 -2 लेके चल रहे हैं, यहाँ आपका प्लस में होगा और नीचे भी माइनस में होगा। तो यहाँ वाई अक्ष पर कोई बिंदु रखना है, तो मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई बिंदु रखें तो एक्स का मान क्या होगा, तो 0 होगा। अगर यहाँ पर कोई बिंदु रखें तब भी हम लोगों का एक्स का मान क्या होगा, तो 0 होगा। अगर यहाँ पर कोई बिंदु रखें तब भी हम लोगों का एक्स का मान क्या होगा, तो 0 होगा। अगर यहाँ पर कोई बिंदु रखें तब भी हम लोगों का एक्स का मान क्या होगा, तो वो 0 होगा। यानी वाई अक्ष पर अगर हम कहीं भी कोई पॉइंट रख रहे हैं, बिंदु रख रहे हैं, तो वो आपका एक्स निर्देशांक हमेशा 0 हो रहा है।
यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में बोल रहा है -2 और -5। तो यहाँ पर हम लोगों का दोनों माइनस में है, एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, यानी माइनस और माइनस का बात करेगा। तो अभी ये आपका ऊपर भी क्वेश्चन था, माइनस और माइनस यानी दोनों माइनस जो होता है वो किस में होता है, वो होता है हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी तृतीय चतुर्थांश में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चतुर्थांश में ये होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें बोल रहा है आपका x माइनस 2y इक्वल 4 का इसमें से हल कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है 0 और 2। तो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे और y का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये होगा हम लोगों का 0 माइनस 4 और इसका रिजल्ट आएगा -4। और यहाँ हम लोगों का 4 लेके आना है, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। यहाँ देखेंगे तो 2 और 0 है, यानी x के जगह पर 2 रखेंगे, x माइनस 2y इक्वल 4 है। तो यहाँ अगर x के जगह पर 2 और y के जगह पर 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 2 माइनस 0 यानी 2 आ जाएगा। और यहाँ हम लोगों का 4 लेके आना है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर 4 और 0 रखेंगे तो x माइनस 2y इक्वल 4 है। अब यहाँ x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 0 और ये हो जाएगा हम लोगों का 4। ये आपका सही आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में बोल रहा है आपका दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है। यहाँ दो चर वाले एक रैखिक समीकरण है, इसका कितना हल होगा ये बताना है। तो दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का हल जो होता है वो अनंत होता है, इस बात को याद रखिएगा। अपरिमित रूप से अनेक होगा इसका हल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल 4। तो यहाँ आपका दो चर है, अब इसमें इसका कितना हल होगा ये बताना है। तो x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो y का वैल्यू जो होगा वो 3 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 होगा। अगर x का वैल्यू 3 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 होगा। अगर x का वैल्यू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा। अगर x का वैल्यू 5 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 होगा। अगर x का वैल्यू 6 रखेंगे तो y का वैल्यू -2 होगा। ऐसे ही ये आपका कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये अनंत होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोल रहा है आपका एक समीकरण दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। यानी x का वैल्यू 0 रख देना है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इक्वल हो जाएगा 6। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये बचेगा 3y इक्वल 6। फिर ये आपका 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा दो बार में, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 2, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोल रहा है यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु जो होता है, बिंदु जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु हो गया आपका, ये बिंदु जो होता है इसका डायमेंशन बताना है, बीमा बताना है। तो बिंदु जो होता है उसका कोई डायमेंशन ना होता है, इसमें न तो लंबाई होता है, बिंदु में न तो लंबाई होता है, न ही चौड़ाई होता है और न ही ऊंचाई होता है। बिंदु में न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न ऊंचाई होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो बिंदु का जो डायमेंशन होता है वो 0 होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल रहा है एक शांत रेखा है, टर्मिनेटेड लाइन है, उसको किस रूप में बढ़ाया जा सकता है। तो उसको बढ़ाया जाता है अपरिमित रूप से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोल रहा है आपका यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको कौन सा कोण कहते हैं। तो दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होगा तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो उसको समपूरक कोण बोलेंगे। और अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो उसको पूरक कोण, और अगर 180 डिग्री होगा तो उसको समपूरक कोण बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है 70 डिग्री के पूरक कोण का वैल्यू बताना है। तो अभी मैंने बताया कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा, योग जब 90 डिग्री होगा तो वो होगा हम लोगों का पूरक कोण, जिसमें से अगर एक कोण 70 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना डिग्री होगा। तो 90 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे, बचेगा हम लोगों का 20 डिग्री, यही होगा हम लोगों का इसका पूरक कोण,
जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोल रहा है एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण बनेगा तो ये जो कोण होता है ये हम लोगों का कितना डिग्री होता है ये बताना है। सीधी रेखा पर जब भी कोई कोण बनता है तो वो आपका 180 डिग्री का बनता है। इस बात को याद रखिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसमें तीनों भुजा बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये आपका ए बी सी त्रिभुज हो गया, इसमें तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों भुजा बराबर होने के साथ साथ इसका तीनों कोण भी बराबर होता है। तो ये अगर 100 होगा तो ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, यानी 3x इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। और x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज में जो तीनों कोण होता है वो होता है हम लोगों का 60 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोल रहा है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो ये होता है 180 डिग्री। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोल रहा है यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं। तो अगर तीनों भुजा बराबर है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और दो भुजा बराबर हो तो उसको कहते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोल रहा है चतुर्भुज का जो चारों कोण बनता है उसका अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। तो कोई भी भुज रहे, जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग होता है वो क्या होता है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है तो 3 - 2 करेंगे गुना 180 करेंगे, और 3 - 2 होता है हम लोगों का 1 गुना 180। यानी त्रिभुज का बात करेगा तो वो 180 डिग्री होगा। अगर चतुर्भुज का बात करेगा तो चतुर्भुज में हम लोगों का चार कोण बनता है, यानी यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा आपका 4, और n का वैल्यू 4 करेंगे तो ये 4 - 2 गुना 180 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 गुना 180, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 360 डिग्री। और अगर पंचभुज का बात करता तो पंचभुज में हम लोगों का 5 कोण होता है। पंचभुज में हम लोगों का 5 कोण होता है, यानी n का वैल्यू यहाँ 5 हो जाता। 5 - 2 गुना 180, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 गुना 180 ये हो जाएगा हम लोगों का 540 डिग्री। अगर पंचभुज का बात करता तो 540 डिग्री होता। इस प्रकार से इस फॉर्मूला के द्वारा किसी भी बहुभुज का प्रत्येक कोण का योग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोल रहा है आपका समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, उसके सम्मुख कोण जो होता है वो क्या होता है। तो कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये हो गया ए बी सी और डी। तो इसका प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि सम्मुख कोण जो होता है ए और सी आपका बराबर होगा, यानी कोण ए और कोण सी जो होता है वो बराबर होगा। उसके साथ साथ ये कोण बी और कोण डी जो होगा ये भी आपका बराबर होगा। कोण बी और कोण डी बराबर होता है। और इसमें यह भी याद रखिएगा कि ये जो आसन्न कोण बन रहा है ए और बी, ये दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी करेंगे तो 180 होगा, उसी तरह से ए और डी करेंगे तब भी 180 होगा, ए प्लस डी करेंगे तब भी 180 होगा, उसी तरह से डी और सी करेंगे तब भी 180, और बी और सी करेंगे तब भी 180 होगा। तो यहाँ सम्मुख कोण का बात कर रहा है तो सम्मुख कोण आपका बराबर होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें बोल रहा है वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का कोई वृत्त है, ये मान लीजिए कोई वृत्त है। यहाँ पर हो गया हम लोगों का बीच में सेंटर हो गया। अब वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक जो दूरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। तो ये भी आपका जीवा है। जैसे मान लीजिए ये आपका ए बी है तो ये भी आपका जीवा है। ये हो गया हम लोगों का दूसरा जीवा सी डी। उसी तरह से ये भी हो गया हम लोगों का जीवा डी ई, और जो केंद्र से होते हुए जाएगा ये हम लोगों का सबसे बड़ा जीवा होगा। यानी ये अगर P है और ये अगर Q है तो जो PQ होगा
यानी केंद्र से जो होते हुए जाएगा वो सबसे बड़ा जीवा होता है, और जो केंद्र से होते हुए जाता है उसको हम लोग दूसरा नाम उसका व्यास भी होता है, यानी इसको व्यास भी बोलते हैं। तो वृत्त में अगर जो सबसे बड़ा जीवा होगा उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टाइम हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में बोल रहा है अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है। तो अर्धवृत्त जो भी होता है हम लोगों का, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वृत्त हो गया। अब वृत्त में यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये आपका दो पार्ट होता है। एक पार्ट ऊपर वाला जो हो गया ये हम लोगों का ये होता है अर्धवृत्त, इसको अर्धवृत्त बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट होगा इसको भी हम लोग अर्धवृत्त बोलेंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट हो गया इसको भी हम लोग अर्धवृत्त बोलेंगे। अब अर्धवृत्त में जो कोण बनता है, यानी अगर हम लोग इस कोण का बात करें, यहाँ से अगर ये कोण बनेगा तो ये हम लोगों का अर्धवृत्त में बनेगा, और अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है ये होता है हम लोगों का 90 डिग्री। यानी ये वाला कोण का वैल्यू कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। उसी तरह से अगर नीचे वाला में भी अगर अर्धवृत्त है और यहाँ पर भी कोई कोण बनेगा तो ये भी बनेगा हम लोगों का 90 डिग्री। अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है, और वो होता है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में बोल रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो क्या करता है। तो वृत्त का केंद्र जो होता है ये हो गया हम लोगों का कोई वृत्त है, यहाँ से ये हो गया हम लोगों का केंद्र, और ये हो गया हम लोगों का कोई जीवा। ये कोई जीवा हो गया। अगर केंद्र से जीवा पर अगर हम लोग लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लाइन था ये आपका ए बी, और मान लीजिए ये केंद्र था ओ, और यहाँ से ये हो गया पी। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये आपका बराबर होगा, यानी ए पी इक्वल होगा बी पी। अगर यहाँ से ओ से पी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाएगा तो वो जो जीवा होता है वो समद्विभाजित होता है, दो बराबर भागों में डिवाइड होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, समद्विभाजित होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में बोल रहा है आपका हीरोन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो हीरोन का सूत्र जो होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का होता है। वो होता है हम लोगों का एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है हम लोगों का हीरोन का सूत्र। इसमें जो एस है वो क्या दर्शाता है ये बताना है। तो एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का हिंदी होता है अर्ध परिमिति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा दो। ये त्रिभुज का तीन भुजा हो गया ए बी सी, उसका जो आधा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एस, यानी सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोल रहा है समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ भुजा ए बोल रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका √3/4 ए स्क्वायर, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोल रहा है त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, इसका अर्ध परिमाप बताना है। तो अभी मैंने बताया कि अर्ध परिमाप जो होता है उसको एस से इंडिकेट करते हैं, और एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए हो गया हम लोगों का यहाँ 3, बी हो गया 4 और सी हो गया 5, बटा हो जाएगा 2, तो 3 4 7 5 12, 12/2 हो जाएगा हम लोगों का 6। ऑप्शन नंबर बी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का 32। इसमें बोल रहा है त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है, तो इसका आयतन क्या होगा बेलन का। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोल रहा है त्रिज्या आर वाले गोला जो होता है, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोल रहा है शंकु का आयतन बेलन के आयतन के कितना भाग होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का होता है और ये होता है बेलन का आयतन।
तो बेलन के आयतन का ये जो है ये 1/3 भाग है, यानी 1/3 है, जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोल रहा है घन का भुजा ए है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। और अगर वक्र पृष्ठ का बात करेगा, घन में अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का बात करेगा, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a स्क्वायर यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोल रहा है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा माइन और बटा कर देते हैं 2। उच्च प्लस निम्न, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 हो जाएगा। तो उच्च सीमा हो गया हम लोगों का 20 और निम्न सीमा हो गया 10। तो 20 प्लस 2 करेंगे बटा 2 और 20 प्लस 10 हो जाएगा 30 बटा 2 और ये हो जाएगा हम लोगों का 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हम लोगों का 37। इसमें आपका माध्य निकालना है 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये आपका कंटिन्यू है, तो जो बीच वाला नंबर होगा वही हम लोगों का माध्य होगा, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और नहीं तो इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। सबको जोड़ेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और प्लस हो जाएगा 10 और बटा डिवाइड लगाएंगे, जितना नंबर रहेगा उतना। तो यहाँ से यहाँ तक काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे और इस सबको जोड़ेंगे तो 2 4 हो जाएगा 6, 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 8 20, 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 बटा 5 और 5 से 30 कट जाएगा आपका 6 बार में, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में था। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बोल रहा है आंकड़ा में सबसे अधिक बार जो आएगा उसको क्या कहते हैं। कोई भी आंकड़ा अगर आपका दिया हुआ है तो जो सबसे अधिक बार आएगा, जैसे मान ली लिखा हुआ है 2 3 4 3 5 2 3 6 7 3, ये आपका कोई आंकड़ा दिया हुआ है। तो इसमें इस आंकड़ा में 3 आया है आपका सबसे अधिक बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 3 आया है। तो ये जो 3 होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग बहुलक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बोल रहा है उच्च वर्ग सीमा इसमें से कौन है। तो उच्च वर्ग सीमा आपका 30 है, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में है। निम्न वर्ग सीमा जो होगा वो 20 होगा। नेक्स्ट टाइम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोल रहा है आंकड़ा का अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है परिसर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।